Hello and welcome to another episode of Tete a Tete Unplugged, the Manav Rachna podcast. This one is an extra special episode because today we have not one, not two, but 5 Olympic heroes. We begin our first question with Ms. Rani Rampal, the Indian field hockey player and coach. Ms. Rani, as a captain of the Indian women's hockey team, what strategies have you adopted to inspire and lead your team? I think I always believe in leading by example. जो आपको ट्रेनिंग में आता है, आपके एक्सपीरियंसेस से आता है एंड बिकॉज अगर आप एक अच्छा एग्जांपल सेट करते हो तो आप तभी बाकियों को इंस्पायर कर सकते हो. जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप टाइम पे नहीं आओगे किसी चीज़ के लिए सो प्लेयर्स आपको देखते हैं, दे विल ऑल्सो नॉट कम. सो आई थिंक हमें भी किसी ने इंस्पायर किया. सो आई ऑलवेज थिंक कि क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको मैं कैसे लीड बाय एग्जांपल के साथ जो इंस्पायर कर सकती हूँ एंड बीइंग अ लीडर टू कीप देम टुगेदर, पूरी टीम को, बिकॉज हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं और जब तक हम एक साथ होके नहीं खेलेंगे वी कांट विन द गेम्स. सो मेरा एक वही था कि मैं हम साथ में टीम को साथ में रखें, साथ में खेलें और हमारे सबका मिशन एक ही रहे कि हम कंट्री के लिए जीते. Absolutely. आज हमारे योजना में आया आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज देखी, एजुकेशन फैसिलिटीज देखी, आपको क्या लगता है कि कैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आज के दौर में स्पोर्ट्स मैन को, स्पोर्ट्स पर्सन को तैयार कर रहे हैं टू एक्सेप्ट द कैडेट्स एज वेल एज स्पोर्ट्स फुट? मैं आज पहली बार आई एक्चुअली मानव रचना एजुकेशन इंस्टीट्यूट में. मुझे बहुत अच्छा लगा कि देख के ना कि कैसे दोनों चीज़ें यहाँ पे बैलेंस की हुई हैं, एकेडमिक्स भी एंड स्पोर्ट्स भी, जो कि बहुत कम कंट्री में हमें देखने के लिए मिलता है. स्पेशली जस्ट पेरिस ओलंपिक्स इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, इज़ जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. और उसके लिए उन्होंने कैसा एक माहौल जो यूनिवर्सिटी में क्रिएट किया है, स्कूल्स में जो वो क्रिएट कर रहे हैं कि हर बच्चा इंस्पायर हो, हर बच्चा ओलंपिक गेम्स देखे. बिकॉज टुमारो वी डोंट नो इनमें से कितने बच्चे जो हैं जो आज स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, उनमें से कितने बच्चे जो हैं हमारे 32-36 ओलंपिक गेम्स में इनमें से पार्टिसिपेट करेंगे, बट आई थिंक उन्होंने जो एक ये माहौल बनाया, आई थिंक ये हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी में, कंट्री में होना चाहिए. एंड मानव रचना इज़ सेटिंग अ गुड एग्जांपल फॉर द कंट्री कि अगर हम स्टूडेंट्स को ऐसे इंस्पायर करेंगे तो आई थिंक we will get tomorrow's champions. Well, thank you so much, Ms. Rani. Next we have with us Mr. Om Prakash Singh, the national record holder in shot put and Olympian. Mr. Om Prakash, it is a pleasure to have you here. What advice would you give to aspiring shot putters or athletes looking to make it at the Olympic level? एडवाइस मेरी तरफ से इतनी होगी कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि शॉट पुट के लिए जो फिज़िकल एट्रीब्यूट्स हैं वो किस लेवल पे है, आप किस लेवल की थ्रो करना चाहते हो. मान लो अगर आप 20 मीटर्स थ्रो करना चाहते हो तो आपका स्ट्रेंथ लेवल कहाँ तक चाहिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी किस लेवल पे होनी चाहिए, आपकी एक्सप्लोसिवनेस, जो बैलेंस है वो, या मोबिलिटी आपकी जॉइंट्स की. क्योंकि जब आप इन्फॉर्म्ड होगे तो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे. सिर्फ मैं ऐसे भी नहीं कह सकता कि आप सिर्फ जुनून पैदा करो, ऐसा नहीं, क्योंकि काम वही हो सकता है जिसके काबिल आप हो. तो इसलिए अपनी कोच से या आजकल जितने भी ऑनलाइन चैनल्स हैं उनसे आप जानकारी लीजिए कि आप करना चाहते हो कि आप उसके लायक हो, और जो आप करना चाहते हो, जो आपका टारगेट है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. Absolutely. You're pursuing PhD from Manav Rachna, and I see you at all the classes regularly. How do you manage the demands of your PhD studies alongside your training and competition? एक्चुअली खेल मेरी ज़िंदगी में एक एक्सीडेंट था. मतलब मैं पढ़ने ही चाहता था, आगे एकेडमिक्स में ही करना चाहता था, बट तो हुआ क्या कि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ. एक्चुअली मैंने +2 जो है हिंदी मीडियम से किया, 8th तक मैं हिंदी मीडियम पढ़ा हूँ. फिर सडनली मेरे फादर की पोस्टिंग हो गई तो मुझे आर्मी स्कूल में एडमिशन लेना पड़ा बठिंडा में. तो वहाँ पे फिर वो जो एकदम से जो लैंग्वेज का जो बैरियर था वो चेंज हुआ. तो मैं अपनी क्लास को, इवन अपने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आया था 8th क्लास में. तो वो जो होता है कभी, मतलब अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे सबसे बेहतर बनना है. तो उसको फिर वो जब आप एकदम मीडियम चेंज हुआ तो मुझे लगता है वो टर्निंग पॉइंट था, उसकी वजह से खेल में जाना पड़ा.
और फिर वो जब मैं खेल में गया तो कुदरती कुछ ऊपर वाले की ऐसी मेहरबानी हुई और कि मैं सीधा ही मतलब 4-5 साल में ही जो है वो नेशनल चैम्पियन बन गया, एशियन चैम्पियन बन गया। तो फिर वो मौका नहीं मिला पढ़ाई कंटिन्यू करने का। तो अब जब थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे 2 साल कोविड की में इंजर्ड हो गया था और वो इंजरी भी लंबी चल गई, 3 साल तक मैं उसको कैरी कर रहा था। तो मुझे मौका मिला कि मैं कर सकता हूँ। मानव रचना यूनिवर्सिटी में मुझे यहाँ पे मेरे जानकार थे, मैंने एडमिशन लिया। तो वो पीछे से ही है, मतलब कि पढ़ना है और जानना है नई रिसर्च क्या हो रही है दुनिया में, वो थोड़ा टच रहता है उससे। तो ये मतलब इस मुश्किल तब होता है जब आपको उसका ज़बरदस्ती कोई काम कर रहे हो, जब उसको एंजॉय कर रहे हो तो फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं हो। बिल्कुल ठीक बात है ना। पीएचडी की इतनी मुश्किल पढ़ाई, इसमें इतना ज़्यादा इट इज़ अ डिमांडिंग फोर्स, और उसके साथ आप ट्रेनिंग भी रेगुलरली करते हैं, जो कि मैंने सुना। सो कैसे बैलेंस आउट करते हैं योर ट्रेनिंग, योर पीएचडी, योर फैमिली लाइफ, योर पर्सनल रिकूपरेशन टाइम? हाउ डू यू बैलेंस इट ऑल? सबसे पहले तो मैं ज़िंदगी में इतने डिफरेंट माहौल में रहा हूँ ना, तो प्रेशर लेना बंद कर दिया है, मैं इंजॉय करता हूँ। तो जब पढ़ाई की बात है तो मुझे इतना आइडिया है कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में। तो पिछले 20 सालों में दुनिया की हर जगह जा चुका हूँ मैं, जो टॉप के जितने भी एथलीट्स हैं, कोचेज़ हैं, उनके साथ बात कर चुका हूँ। तो मेरे लिए शायद उतना मुश्किल नहीं है, मतलब मेरा जो फील्ड है, जो टॉपिक है, रिसर्च एरिया है, तो काफ़ी कुछ मेरे को ऑलरेडी है और उसको मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो मैं चीज़ें देख रहा हूँ। तो दूसरा, ट्रेनिंग को मैं एंजॉय करता हूँ क्योंकि वो मेरा पैशन भी है। तो उससे मुझे जो थकावट पढ़ाई से होती है तो उसको रिक्रिएशन हो जाती है। तो इन दोनों कामों में तो मैं तो यही सोचता हूँ कि अगर आप इसको एंजॉय कर रहे हो प्रोसेस को, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। एक बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Next, we have with us Yogeshwar Dutt. Mr. Yogeshwar Dutt, winning bronze medal at 2012 Olympic Games in London, made this Indian wrestler a household name in our country. He is one amongst the only 5 Indian wrestlers to score a medal at Olympics. Welcome to the show, Mr. Yogesh. आज आपने मानव रचना विश्वविद्यालय का पूरा दौरा किया, आपने यहाँ की फैसिलिटीज़ को देखा, तो आपको कैसा लगा कि मानव रचना जैसे संस्थान कैसे उन एथलीट को सपोर्ट कर रहे हैं जो कि चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपने खेल में उत्कृष्टता पाना चाहते हैं? देखिए, आज पहली बार मैं मानव रचना में आया हूँ। नाम काफ़ी बार सुनने में आया है और यहाँ के पत्र जो देखा कि यहाँ से ओलंपिक मेडलिस्ट भी, शूटिंग के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गगन नारंग है, सोडी है, काफ़ी और भी खिलाड़ी बहुत ज़्यादा हैं, अनीस है, हाँ, इस साल भी ओलंपिक में यहाँ से बच्चे हैं, यहाँ के बच्चे हैं। तो अच्छी बात है कि शिक्षा साथ साथ खेल पे भी पूरा फोकस मानव रचना संस्थान से, यूनिवर्सिटी से किया जा रहा है और अलग अलग खेलों के खिलाड़ी भी, काफ़ी खिलाड़ी यहाँ पे हैं। और आज हमारे ओलंपिक में जो पेरिस में वो बच्चे जो हिंदुस्तान के लिए खेलने जाएंगे, जो मेडल जीतने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे एक प्रोग्राम आयोजित किया गया, उनको शुभकामनाएं, संदेश दिया गया। तो बड़ी अच्छी बात है। और खेल और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ पे शिक्षा के साथ खेल भी मजबूत होगा तो वहाँ पे ज़्यादा उनकी ज़्यादा तरक्की होगी। और मैं शुभकामनाएं देता हूँ पूरे मानव रचना स्टाफ को, यहाँ में जो बालाजी हैं उनको, कि वो खेल पे भी अपना समय यहाँ पे लगा रहे हैं। स्पोर्ट साइंस के ऊपर भी पूरा फोकस यहाँ पे किया जाता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी खेल जीवन में होता है, क्योंकि खिलाड़ी को सबसे बड़ी समस्या इंजरी की होती है। खिलाड़ी जब इंजरी से निकलना काफ़ी मुश्किल इंजरी होती है। तो इस तरीके की स्पोर्ट साइंस है और है, मेडिकल सुविधाएं की बात हो या और खिलाड़ी के डाइट की बात हो, तो इस तरीके का यहाँ पे अगर यहाँ पे वो चीज़ें हैं तो बड़ी अच्छी बात और खुशी की बात है कि मानव रचना यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान खिलाड़ियों की बारीकियों के ध्यान देते हुए देश को मेडल जिताने के लिए कार्यरत है। आपके कुश्ती करियर के दौरान आपने भी गंभीर चोट का सामना किया था। आपने इसे कैसे पार किया और फिर से अपनी फॉर्म में कैसे आ पाए? देखिए, कुश्ती जैसे खेल में इंजरी बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा इंजरी हुई। मेरे दोनों पैरों के 5 ऑपरेशन हुए हैं, ACL का, MCL का, मेनिस्कस के। डिस्क प्रॉब्लम मेरे को हुई
शोल्डर प्रॉब्लम मेरे को हुई, तो काफ़ी दिक्कतें रहती हैं रेसलिंग में। सबसे ज़्यादा अगर आप इंजरी की बात करोगे तो शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मेरे से ज़्यादा ऑपरेशन किसी खिलाड़ी के कुश्ती में तो हुए नहीं हैं। हिंदुस्तान में जब दो पहला ऑपरेशन मेरा 2009 में हुआ था, वो सुविधाएं नहीं थी हिंदुस्तान में, वो उस तरीके के ना फिजियो अच्छी हो सकती थी ना कुछ। साउथ अफ्रीका में 6 महीने मैंने वहीं पे ऑपरेशन हुआ था, वहीं पे मैंने रिहैब किया। 2013 में बॉम्बे मेरे 3 ऑपरेशन हुए, इंडिया में रिहैब मैंने किया। मुश्किल होता है खिलाड़ी के लिए इंजरी से निकलना, और मैंने बहुत पहले ही बोला कि इंजरी के बाद खिलाड़ी को शुरुआत 0 से शुरुआत करनी होती है। आप कितने ऊंचे मुकाम पे मंजिल पे खड़े हो, अगर आपको इंजरी होती है तो आपको बिल्कुल पहले पैड़ी से आपको शुरुआत करनी होती है। आपके अंदर आपका जो मनोबल, आपका आत्मविश्वास है, वही आपको आगे बढ़ाता है। किस तरीके की आप उसके बाद ट्रेनिंग करते हो, आपका जो सपना है वो आप किस तरीके से जीना चाहते हो, किस तरीके को उसको पाना चाहते हो, वो काफ़ी उसमें मददगार होता है। बिल्कुल। आप उन खिलाड़ियों के लिए कोई सलाह साझा कर सकते हैं जो कि चोटों का सामना कर रहे हैं और वे सकारात्मक मानसिकता बनाए रखें और अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहें? खिलाड़ी जो भी इंजरी में हो, जब बेड पे हो, प्रैक्टिस ग्राउंड में ना जा पाए, तो अपने दिमाग में वो चीज़ें करते रहना चाहिए। मैं पहलवान था तो मैं हमेशा अपने दिमाग में कुश्ती लड़ता रहता था। मैं बेड के ऊपर भी, मैच पे कोई जान सकता था कि किस तरीके से कुश्ती, ऐसे मतलब एक कल्पना करता रहता था कि भाई ऐसे कुश्ती में लड़ रहा हूँ, ऐसे पॉइंट स्कोर कर रहा हूँ, ऐसे ये चीज़ें करता है। कोई शूटिंग वाला है तो अपने दिमाग में डेली, अगर वो इंजर्ड है तो हमेशा वो अपने दिमाग में अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस करता रहे। कोई हॉकी वाला है तो हॉकी खेलता रहे, बैडमिंटन वाला है तो अपने वो दिमाग में बैडमिंटन ना खेलता रहे, जिससे वो काफ़ी मदद मिलेगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। Next, we have with us Mr. Manav Singh Sandhu, an Indian sports shooter Olympian specializing in trap shooting. Welcome to the show, Mr. Manav. You know, you've played with Mr. Ranjan and you visited the Manav Rachna campus earlier. You've known Mr. Bhalla. And how do you feel that the ethos at Manav Rachna have evolved over the years to support the growing athletes, to help them achieve their goals in the sports and manage their passion and academics together? No, there was a big gap. We didn't have the highest level of technical backing for sports people, whether it's sports science, whether it's medical. And I think there was this gap has been fulfilled by Manav Rachna primarily thanks to the initiative of Amit Bhalla, who's taken it upon himself to be the pioneer. It's not easy to think of this field from a commercial or aspect. So out of passion, he has done this, and it seems to have worked wonders. Now we are I think this is probably the premier sports science center in India. So heartiest congratulations, and I've seen it grow, and I find it world class. Absolutely. So, winning prestigious medal awards like Rajiv Gandhi Khel Ratna Award and the Arjuna Award, these are significant achievements. How have these accolades influenced your career and your approach towards training and competition? Yes, indeed, one looks at when to motivate yourself, one thinks of achieving these milestones. They're not obviously an end in itself, but they are milestones which serve to motivate you. And I have won the Arjuna Award in '98, and they kept going thereon. So I think every sportsman deserves to get some sort of a milestone, whether it's a gold medal or something, to keep the momentum going. And I've been very fortunate to have had these at a regular interval in my life. Now, have it changed your perspective towards the sport, your training, your competition? Winning and losing both give you a lesson, and the perspective from losing is at times even more valuable than winning. But yes, winning, like I said, the perspective of winning, I would say, it is an approval of your technique, of your schedule, of your training regime, of your talent, and of the fact that you haven't chosen a wrong path. A lot of people feel a little lost sometimes, and the odd win here and there so reiterates the fact that you're on the right road. Absolutely. Well, thank you so much for your time. Most welcome. हॉकी हमारे राष्ट्रीय खेल है, और हॉकी इंडियन स्पोर्ट्स में हम हिस्ट्री बात करें
सो सबसे पहले ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले गेम है वो हॉकी, और हॉकी ने दुनिया भर में इस देश का नाम एक हाई लेवल पे पहुंचाया है। 8 टाइम्स गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, और हॉकी से काफ़ी बड़े बड़े लेजेंड पैदा हुए हैं। लेकिन आज के दौर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आज भी बच्चे हॉकी खेल रहे हैं। कई सारे बच्चे कुछ समय के लिए खेल के छोड़ दे रहे हैं, और कई सारे बच्चे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका क्वालिटी के हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पा रहे हैं और आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि सरकार कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करें कि और बच्चे अट्रैक्टिव हों गेम के ऊपर। और जैसे मैं कहूँगा प्रैक्टिस तो एक यही है, उनके लिए बेस्ट कोच की ज़रूरत है। ठीक समय पर राइट समय पर कोच और फिजियो ट्रेनर बच्चे की ज़रूरत ही है। एक बच्चा जो हॉस्टल में आएगा या एकेडमी फैसिलिटी देखने से उसको इंटरेस्ट और बढ़ेगा। उसके साथ साथ एजुकेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, और स्पोर्ट्स के लिए जो मार्क सिस्टम, जैसे स्पोर्ट्स के लिए यदि हम सब्जेक्ट में जब मार्क लेके आए तो बच्चे और बेटर करेंगे डेफिनेटली। गेम के साथ वैसे ही जैसे मैं कहना चाहूँ कि नेशनल चैम्पियनशिप में, इंटरनेशनल इवेंट में बच्चे सब जूनियर में परफॉर्म करें, उसी हिसाब से उनको मार्क भी दिया जाए जो कि उनके एजुकेशन लेवल को लागू किया जाए, तो बच्चों में और इंटरेस्ट पैदा होगा। सो डेफिनेटली बच्चे और बेटर करेंगे। और उनमें जिन्होंने कहा मानव रचना यूनिवर्सिटी पहली बार यहाँ आया, आके मुझे बहुत अच्छा लगा जो फैसिलिटीज में देखा हूँ यहाँ पे स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में। और मानव रचना यूनिवर्सिटी में मुबारक देना चाहूँगा, और स्पेशली सोनी जी जो कि एक लेजेंड है हमारे इंडियन शूटिंग रियाज में, इंडियन के लेजेंड स्पोर्ट्स पर्सन है। जब यहाँ आए तो उन्होंने वर्ल्ड क्लास जो इक्विपमेंट देखने को मिला, यहाँ से स्टार्ट हुआ। पहली बार इंडिया में मानव रचना यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ। उसके बाद डिफरेंट एरियाज, उसके बाद हमारे ओडिशा में हमारे गवर्नमेंट वहाँ पे स्टार्ट किया। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए दिखाने, उसका परफॉर्मेंस में बेटर लाने के लिए स्पोर्ट्स साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम रैंक देख ही रहे हैं। और उसके बाद हम देखें कि यहाँ पे आने के बाद कई सारे खेलों के खिलाड़ी, कई सारे ओलंपिक्स मेडलिस्ट आज यहाँ पे उसका बेनिफिट ले रहे हैं। सो उसी हिसाब से हमारे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी कहना कि आपको स्टडी में बेटर हैं, सेंसर के पढ़िए, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स भी कीजिए ताकि आगे बढ़ने के लिए बेटर काम के लिए फिटनेस है। तो मेरा बेस्ट विशेष उनके साथ। Well. It has been the most exciting episode as of yet. This is the 5th episode, and on this 5th episode, we bring you 5 Olympians. What a celebration of the first 5 episodes of our podcast, Tete a Tete Unplugged. Thank you everyone for watching this episode. We hope you enjoyed this as much as we did. This is the 5th episode of Tete a Tete Unplugged, the Manav Rachna podcast, signing off. Stay tuned for many more inspirational stories.